please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन। कहीं सियासत, कहीं हंगामा, कहीं बवाल, यहाँ हर खबर से उठते हैं सुलगते सवाल। यूपी और राजस्थान में तूफान से मची तबाही में 90 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। राष्ट्रपति के हाथों राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार न मिलने की आशंका के बाद कई कलाकारों ने समारोह का बहिष्कार करने की धमकी दी और रेलवे ने चार मीनार एक्सप्रेस में चाय बनाने के लिए ट्रेन के टॉयलेट का पानी इस्तेमाल करने के आरोप में वेंडर पर 1 लाख का जुर्माना लगाया। यूपी में मेरठ के आशियाना कॉलोनी में झुग्गियों से आग की भीषण लपटें उठती हुई नजर आई। वहां की सैकड़ों झुग्गियां समेत कबाड़ के गोदाम में देर रात भीषण आग लग गई, जिसके बाद चारों तरफ आग की लपटें और काला धुआं दिखाई देने लगा। वहां मौजूद लोगों ने आग बुझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन आग इतनी तेजी से भड़की कि लोगों की कोशिश नाकाफी साबित हुई। आग लगने की वजह से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। लोगों ने फायर ब्रिगेड को फोन किया, लेकिन आरोप है कि फायर ब्रिगेड वहां काफी देर से पहुंची और तब तक सैकड़ों झुग्गियां जलकर राख हो गई। सारी झुग्गियां आग लगती चली गई। पानी हम अब चला रहे समरसेबिल, तो उससे क्या हो रहा है, ये गाड़ी आई इनकी 4 बजे। इस बीच तमाम लोग बेबस खड़े होकर अपनी झुग्गियों को जलते हुए देखते रहे। वहां पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम को भी आग पर काबू पाने में काफी मुश्किल हुई और आग भड़कती देख आसपास के इलाकों से करीब दर्जन भर दमकल की गाड़ियों को बुलाना पड़ा और करीब 4 घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। झुग्गियों में रहने वाले लोगों का दावा है कि उनका सब कुछ इस आग में जलकर खत्म हो गया। करीब ये 400 के आसपास होंगी झोपड़ी। ये अभी करीब हमको 4 घंटे हो गए हैं आग बुझाते हुए और अब तो काफी कंट्रोल में। गनीमत ये रही कि इस भीषण आग की चपेट में आने से किसी की मौत नहीं हुई। सवाल ये कि आग लगने की सूचना मिलने के बाद भी दमकल की टीम मौके पर समय रहते क्यों नहीं पहुंची। ऐसे में भीषण आग से हुए नुकसान के लिए क्या दमकल विभाग जिम्मेदार नहीं है। आग लगने की स्थिति आपात की स्थिति होती है। ऐसे में दमकल विभाग को पूरी तरह सजग रहना चाहिए और सूचना मिलते ही जल्द से जल्द मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाना चाहिए, जिससे जान और माल के नुकसान को कम किया जा सके। उत्तर प्रदेश में शामली के जिला अस्पताल में कुछ लोग इमरजेंसी वार्ड के बाहर पुलिस से बहस करने लगे। आरोप है कि इस अस्पताल की लापरवाही से एक महिला का हाथ काटने की नौबत आ गई, जिसकी वजह से गुस्साए लोगों ने अस्पताल के बाहर जमकर हंगामा किया। असल में आरोप है कि जिला अस्पताल में नसबंदी करवाने गई एक महिला को डॉक्टरों ने गलत तरीके से सुई लगाई, जिसकी वजह से उसका हाथ सूज गया और हाथों पर नीले रंग का निशान पड़ गया। इतना ही नहीं, इस लापरवाही के बाद डॉक्टरों ने महिला को दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में रेफर कर दिया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद हाथ कटवाने की सलाह दी। जिला अस्पताल के डॉक्टरों की इसी लापरवाही की वजह से महिला के परिवार वाले गाँव वालों के साथ वापस अस्पताल आ धमके और दोषी डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने लगे। इस दौरान लोगों का गुस्सा इतना ज्यादा था कि वो अस्पताल में तोड़फोड़ पर आमादा थे, लेकिन हंगामा कर रहे लोगों पर काबू पाने के लिए पुलिस बुलाई गई, जिन्होंने हालात संभालने की कोशिश की। इस बीच जिस महिला की नसबंदी करवाई गई थी वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी, जिससे लोगों का गुस्सा और भड़क गया। हालांकि पुलिस ने लोगों को समझा बुझाकर शांत किया। इस बीच अस्पताल प्रशासन ने भी लोगों को जांच का भरोसा दिया और महिला को फिर से दिल्ली रेफर कर दिया। हाथ में कोई प्रॉब्लम ना हो पाए, हाथ काटने वाली स्थिति ना हो, तो यहाँ से एम्बुलेंस करके सब इसको एम्स दिल्ली भेजा जा रहा है। दावा है कि अस्पताल से जाने के बाद पीड़ित महिला के परिजनों ने आरोपी डॉक्टरों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज करवाया। सवाल ये कि आखिर सरकारी अस्पतालों की हालत कब सुधरेगी। अक्सर डॉक्टरों की लापरवाही का खमियाजा मरीज को भुगतना पड़ता है। इस मामले में सरकार को जांच के बाद दोषी डॉक्टरों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। राजस्थान के अजमेर में एक लड़की को कुछ लोग पीटते हुए नजर आए। बताया जा रहा है कि इस लड़की को अपने प्रेमी से मिलते हुए उसके परिवार वालों ने पकड़ लिया और बेरहमी से मारपीट करने लगे। इसी बीच वहां मौजूद एक लड़के ने अपने मोबाइल में वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, जिसमें कुछ लोग लड़की पर थप्पड़ों की बौछार करते दिखे, जबकि लड़की पिटाई के दर्द से करहा रही थी। वहीं गांव वालों ने प्रेमी लड़के के साथ भी ज्यादती की। पहले तो उसके कपड़े उतार दिए, उसके बाद गांव वाले उस पर टूट पड़े। जानकारी के मुताबिक प्रेमी और प्रेमिका आपस में रिश्तेदार हैं, जिसकी वजह से गांव वालों ने इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज नहीं करवाई। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और इस मामले की तहकीकात में लग गई। सवाल है कि प्रेमी जोड़े को सजा देने का हक गांव वालों को किसने दिया। पुलिस को चाहिए कि वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान करे और उन पर कड़ी कार्रवाई करे, ताकि कानून को हाथ में लेकर कोई भी आगे इस तरह का कदम न उठा सके। दुनिया भर के देशों में पिछले 2 दशकों में रक्षा बजट में काफी इजाफा हुआ है। SIPRI यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट में ये बात सामने आई। रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में पूरी दुनिया में देश का रक्षा खर्च 2016 के मुकाबले 1.1% बढ़कर करीब 1 करोड़ 16 लाख करोड़ रुपए हो गया।
खास बात ये रही कि दुनिया भर में खर्च हो रहे रक्षा बजट का 60% हिस्सा सिर्फ 5 देशों में खर्च किया जाता है, जिसमें अमेरिका, चीन, सऊदी अरब और रूस के बाद भारत का 5वां स्थान है। एशिया की बात करें तो चीन का रक्षा बजट करीब 15,20,000 करोड़ का है, जो कि भारत के मुकाबले 3.6 गुना ज्यादा है। रिपोर्ट के मुताबिक भारत पाकिस्तान और चीन के साथ बढ़ रहे तनाव की वजह से अपनी सेना को आधुनिक बनाने पर जोर दे रहा है, जिसकी वजह से साल 2018-19 में भारत का रक्षा बजट बढ़कर करीब 3 लाख करोड़ पहुंच गया। राजस्थान के अलवर में तूफान के बीच कुछ लोग सुरक्षित जगहों पर जाते दिखाई दिए। तूफान की वजह से अलवर समेत पूरे राजस्थान में 300 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, जबकि पेड़ और बिजली के खंभे गिरने से कुछ लोग उनके नीचे दब गए, जिन्हें बाहर निकालने की कोशिश की गई। अलवर की सब्जी मंडी इलाके में एक बाइक पर पेड़ गिरने से उसके नीचे दबकर एक आदमी की मौत भी हो गई, जबकि सुधा सागर गौशाला के पास एक कार पर पेड़ गिरने की वजह से एक आदमी की जान चली गई, जिसके बाद कार का शीशा तोड़कर अंदर फंसे लोगों को बाहर निकाला गया। इसके अलावा आंधी तूफान ने एक और आदमी की जान ले ली। वहीं तूफान ने भरतपुर में भी भारी तबाही मचाई। धूल भरी आंधी के चलने से कई मकान गिर गए, जिसकी वजह से वहां 10 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बताया गया कि भरतपुर के डीग इलाके में 4 लोगों की मौत हो गई। साथ ही वहां के शहरी इलाके से 2 लोगों की मौत की खबर आई, जबकि अलग अलग जगह पर 4 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा राजस्थान के धौलपुर में भी तूफान की वजह से 6 लोगों की मौत हो गई और कई लोगों के घायल होने की खबर आई। तेज तूफान के बीच लेमड़ापुरा गाँव में आग भी लग गयी। देखते ही देखते पूरा गाँव आग की चपेट में आ गया। बेकाबू होती आग में कई घर जलकर राख हो गए और 50 से ज्यादा मवेशी भी मारे गए। बताया गया कि झुंझुनू में भी तूफान की वजह से एक आदमी की जान चली गई। सवाल ये कि राहत और बचाव के लिए प्रशासन वक्त पर क्यों नहीं पहुंचा। अगर तूफान में घायल कुछ लोगों को समय रहते इलाज मिलता तो उनकी जान बच सकती थी। उत्तर प्रदेश के बहराइच में एक महिला पुलिसकर्मी चेहरा ढके एक नाबालिग लड़की को अस्पताल के अंदर ले जाती दिखी। आरोप है कि पड़ोसी गांव के कुछ लड़कों ने बंधक बनाकर इस लड़की का रेप किया, जिसकी शिकायत दर्ज होने के बाद पुलिस पीड़ित को मेडिकल जांच के लिए अस्पताल लेकर पहुंची। आरोप है कि हरदी गांव की रहने वाली इस नाबालिग लड़की का कुछ लड़कों ने अपहरण किया था और 30 दिन तक आरोपियों ने उसे बंधक बनाए रखा। इस बीच उन्होंने कई बार उसका रेप किया। दावा है कि पीड़ित लड़की किसी तरह आरोपियों के चंगुल से बचकर भागी। 1 महीना लेके रखा था हमने, यहाँ से लेके जब मेरे को लेके भागा था। रेप की खबर मिलते ही उसके परिवार वाले थाने पहुँचे, जिसके बाद पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। सवाल ये कि आखिर महिलाओं के साथ हो रहे अपराध में कमी कब आएगी। उत्तर प्रदेश में रेप के मामले थमने का नाम ही नहीं ले रहे। ऐसे में ऐसी वारदात रोकने के लिए प्रशासन को सख्ती बरतनी होगी। यूपी के चंदौली में एक निजी अस्पताल के बिस्तर पर लेटी घायल महिला से एक पुलिस वाला पूछताछ करता दिखाई दिया। आरोप है कि एक बदमाश ने लूटपाट के बाद महिला और उसके बच्चे को चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया, जिसकी वजह से महिला और उसका 5 साल का बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए। बाद में दोनों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। महिला का आरोप है कि मुगलसराय स्टेशन से ट्रेन के चलते ही एक बदमाश उसकी बोगी में घुस गया, जिसने महिला से उसके पैसे और सामान लूट लिए और विरोध करने पर उसने महिला को उसके बच्चे के साथ ट्रेन से नीचे फेंक दिया। जिस वक्त ये वारदात हुई उस वक्त ट्रेन की बोगी में कोई और नहीं था। एक आदमी मोटी से आदमी 1000 रुपया छिल्ले, धोती उती सब छिल्ले और हमारे मेरे लड़का को धक्का मार दे। गनीमत रही कि महिला जब ट्रेन से गिरी तो वहाँ मौजूद कुछ लोगों ने उसे देख लिया, जो तुरंत उसके पास पहुंचे और बुरी तरह जख्मी हालत में महिला और उसके बच्चे को पास के निजी अस्पताल में भर्ती कराया। इसके बाद इस घटना की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसने अस्पताल पहुंचकर पीड़ित महिला से पूछताछ की और मामले की जांच शुरू कर दी। ट्रेन से हमको गिरा फेंक दिए हैं लोग। अब बाकी तो चीज क्योंकि अभी इलाज हो रहा है, ज्यादा कुछ बताने की स्थिति में नहीं है। शुरुआती इलाज के बाद महिला और उसके बच्चे की गंभीर हालत को देखते हुए दोनों को इलाज के लिए वाराणसी रेफर कर दिया गया। सवाल ये कि रेलवे के सुविधाओं और सुरक्षा के लाख दावों के बावजूद ट्रेनों में अपराध की घटनाएं क्यों नहीं रुक रही। जरूरी है कि रेलवे ट्रेनों में सुरक्षा को लेकर सजग रहे और अपराध पर काबू पाने के लिए कोशिशें करे, ताकि लोगों को सुरक्षित सफर मिल सके। शिवसेना ने जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। जम्मू कश्मीर के शोपिया में एक स्कूली बस पर पथराव की घटना के बाद शिवसेना ने राज्य में कानून व्यवस्था की खराब स्थिति की बात कहते हुए राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। गुजरात के मेहसाणा में एक चलती कार में आग लगने के बाद लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो गया। UIDAI यानी यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बयान जारी कर आधार एनरोलमेंट सॉफ्टवेयर के साथ छेड़छाड़ के आरोपों को खारिज कर दिया। NCERT ने नई गाइडलाइंस तैयार की है, जिसके मुताबिक प्ले स्कूल के बच्चों को पढ़ाई नहीं बल्कि उनकी आदतों और साथी बच्चों के साथ व्यवहार के आधार पर जांचा परखा जाएगा। महाराष्ट्र पुलिस ने वांटेड नक्सलियों की सूचना देने वालों के लिए 60 लाख तक के इनाम का ऐलान करते हुए अखबारों में विज्ञापन दिया।
असम के गोलपाड़ा में गांव वालों ने एक पेड़ से ISNE लिखे काले झंडे मिलने का दावा किया। गुजरात के बनासकांठा में सरकारी मदद न मिलने का आरोप लगाते हुए गौशाला संचालकों ने पशुओं को सड़क पर छोड़ने की बात कही। बिहार के बक्सर में एक सड़क हादसे में 8 साल की एक बच्ची की मौत से गुस्साए लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया। यूपी के फिरोजाबाद में कुछ पुलिस वाले गांव वालों के साथ जंगल में खड़े दिखाई दिए। ये लोग एक शादी समारोह के दौरान हुई फायरिंग में मारे गए बच्चे के शव की तलाश में वहां पहुंचे और एक नाले के पास से जमीन में गड़ा हुआ शव बरामद कर लिया। बच्चे के शव को देखने के बाद उसके परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। बच्चे के घर वालों का आरोप है कि एक शादी के समय हुई फायरिंग में बच्चे को गोली लग गई। गोली चलाने का आरोप एक सिपाही और उसके 4 साथियों पर लगा। बच्चे को गोली लगने के बाद सभी आरोपी उसको लेकर वहाँ से फरार हो गए और आरोप है कि उसे जंगल के इलाके में ले जाकर जमीन में गाड़ दिया। गोली लेकर हत्या आरोपी जो 2 लोग हैं वो फरार और उन्होंने नदी नाले के किनारे उसको दफन कर दिया था। पुलिस पिछले 5 दिन से बच्चे के शव और आरोपियों की तलाश कर रही थी। पुलिस ने आरोपी सिपाही और उसके साथियों को जल्द गिरफ्तार करने का दावा किया। सवाल ये कि शादी जैसे खुशी के मौके पर फायरिंग की जरूरत ही क्या है? अगर फायरिंग नहीं होती तो मुमकिन है कि बच्चे की जान नहीं जाती। हालांकि बच्चे की हत्या का आरोप एक सिपाही पर लगा है, जो बेहद चिंता की बात है। उत्तर प्रदेश के मथुरा में कई पुलिस वाले एक मकान के बाहर मुआयना करने लगे। बताया जा रहा है कि उस मकान के अंदर एक प्रेमी जोड़े ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली, जिसकी जानकारी मिलते ही पुलिस वहां पहुंची और तफ्तीश में जुट गई। इस बीच पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ भी की। पुलिस का दावा है कि लड़का लड़की एक दूसरे से शादी करना चाहते थे, लेकिन दोनों के घर वाले इस रिश्ते के लिए राजी नहीं थे, जिससे परेशान होकर दोनों ने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने दोनों के शव के पास से एक तमंचा भी बरामद किया। आपस में प्रेम प्रसंग का मामला है, लड़के और लड़की के बीच में। प्रथम दृष्टया लग रहा है आत्महत्या का प्रकरण है। आत्महत्या की जानकारी मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया और मकान के बाहर लोगों की भीड़ जुट गई। लड़का लड़की की मौत के बाद दोनों परिवारों में मातम पसर गया। कुछ महिलाएं तो सड़क पर ही रोने लगी। सवाल ये कि क्या जिंदगी की कीमत इतनी सस्ती हो गई है कि इतनी आसानी से उसे खत्म कर दिया जाए? प्रेमी जोड़े के परिवार को भी ये बात समझनी चाहिए थी। अगर वो एक दूसरे से शादी करना चाहते और बालिग थे तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए थी। उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक पुलिस वाला एक घर की दीवार पर लिखे शब्दों को मिटाता दिखा। आरोप है कि वहां एक हिंदू परिवार के घर की दीवार पर आपत्तिजनक बातें लिखकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई। इसलिए मौके पर पहुंची पुलिस की टीम दीवार पर लिखे शब्दों को मिटाने में जुट गई। आरोप है कि रात के अंधेरे में कुछ लोगों ने वहां पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लिख दिया। इसके अलावा समुदाय विशेष के लिए आपत्तिजनक बातें भी लिखी गई। सुबह जब घर के मालिक अजय जायसवाल और मोहल्ले वालों की नजर दीवार पर गई तो वहां तनाव फैल गया। आनन फानन में इलाके के विधायक और पुलिस को उसकी सूचना दी गई। जो पुलिस मौके पर पहुंची तब पुलिस ने यहाँ पर जो पाकिस्तान जिंदाबाद हैं और जो दूसरे आपत्तिजनक शब्द लिखे हुए थे उसे तुरंत आनन फानन में मिटाया। मोहल्ले के लोगों ने इस हरकत को इलाके में तनाव पैदा करने की कोशिश बताया और आरोप लगाया कि इसके पीछे कुछ असामाजिक तत्वों का हाथ हो सकता है। लेकिन एक समुदाय विशेष के खिलाफ लिखे हुए शब्दों पर हाथरस में हंगामा खड़ा हो गया और इलाके के लोगों में दहशत नजर आई। लोगों के मुताबिक वहां दीवार पर सिर्फ भड़काऊ नारे ही नहीं लिखे गए, बल्कि लोगों को डराने की कोशिश भी की गई। तो कुछ शरारती तत्वों ने इसमें कई मकानों के बल्ब भी तोड़े, लाइटें तोड़ी और उपद्रव मचाते हुए दीवारों पर ये जो गलत बातें लिखी, इससे हमारा जो शहर है सुलगते सुलगते बचा है। लोगों के मुताबिक भड़काऊ और आपत्तिजनक बातें जानबूझकर एक मंदिर के सामने की दीवार पर लिखी गई और आरोप है कि उसी वक्त कुछ घरों में ईंट पत्थर भी फेंके गए। इस घटना पर इलाके में साथ रहने वाले दूसरे समुदाय के लोगों में भी नाराजगी दिखाई दी। रात को ये घटना जो हुई है, जो भी गुंडे तत्व के लोग हैं, किसी भी समाज के लोग हों, जिन लोगों ने ये हरकत की है उन लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। उधर इलाके में फैले तनाव को देखते हुए पुलिस भी इस मामले में गंभीर दिखी। आइडेंटिफिकेशन की कार्रवाई चल रही है और लोगों से वहां पे पूछताछ हो रही है। जो आइडेंटिफाई हो जाएगा, जो भी उसमें दोषी होगा, कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने का दावा किया। लेकिन हाथरस में समुदाय विशेष के खिलाफ लिखी गई बातों से सियासत गर्म होने में देर नहीं लगी। बीजेपी ने इस मामले में सख्त रुख दिखाते हुए विपक्षी पार्टियों पर हमला बोला और हाथरस की घटना को सियासी साजिश करार दिया। बसपा का वो ये बहुत काम कर रहा है, जहरीला जो जहर फैलाने का काम उत्तर प्रदेश में लोग कर रहे हैं। उधर दिल्ली में बीजेपी के सांसद गिरिराज सिंह ने हाथरस की घटना के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार माना। कांग्रेस और विपक्ष देश में वोट के लिए
ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहते हैं, ये यूपी की सरकार और बीजेपी की सरकार जो भी और मोदी की सरकार में नहीं होगी। हाथरस के मुचर हुए आरोप प्रत्यारोप में कांग्रेस भी पीछे नहीं रही और उसने बीजेपी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। सोची समझी भाजपा की साजिश के तहत होता है। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि माहौल बिगाड़ने वालों पर कार्रवाई करने में योगी सरकार नाकाम रही है। सवाल ये कि आखिर शहर का सांप्रदायिक माहौल कौन खराब कर रहा है? जरूरत है कि उन लोगों को भड़काने से रोका जाए और जल्द से जल्द इस मामले में कार्रवाई की जाए, बजाय की राजनीति जिस तरह से हो रही है वो रोकी जाए। नदी के रास्ते माल ढुलाई में इस्तेमाल करने के लिए देश को पहला जहाज जल्द ही मिलने वाला है। IWAI यानी इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया नदियों का इस्तेमाल ट्रांसपोर्ट के लिए करने की योजना पर तेजी से काम कर रही है, जिसके तहत देश में नेशनल हाईवेज की तर्ज पर नेशनल वाटरवेज बनाए जाएंगे। इसके लिए गंगा नदी में उत्तर प्रदेश के वाराणसी से पश्चिम बंगाल के हल्दिया तक वाटरवे तैयार किया जाएगा। योजना से उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के अलावा झारखंड और बिहार भी जुड़ेंगे। IWAI का मानना है कि ऐसा वाटरवे तैयार होने के बाद 46,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। IWAI के दावे के मुताबिक इस नए रास्ते पर माल ढोने वाला एक जहाज हाईवे से 140 ट्रकों का बोझ कम कर देगा, क्योंकि एक जहाज करीब 2000 टन यानी करीब 20 लाख किलो वजन ढोने में सक्षम होगा। इसीलिए वाटरवे शुरू होने के बाद सड़कों से गाड़ियों का बोझ काफी कम होने की उम्मीद की जा रही है। वाटरवेज 1 के इस प्रोजेक्ट पर कुल 5,370 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसमें वर्ल्ड बैंक की तरफ से भी मदद मिलेगी। नदी के रास्ते माल ढुलाई में इस्तेमाल होने वाले 2 जहाज का ट्रायल केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अगस्त 2016 में किया था, लेकिन इस रास्ते पर चलाने के लिए ऐसे जहाज की जरूरत है जो कम गहरे पानी में भी आराम से चल पाएं। इसीलिए जर्मनी की एक कंपनी ने ऐसे जहाजों के 13 डिजाइन तैयार किए हैं। ये ऐसे जहाज होंगे जो पानी की गहराई केवल 2 से 3 मीटर होने पर भी आराम से चल पाएं और नदी की चौड़ाई केवल 45 मीटर हो तो भी चलने में कोई परेशानी ना आए। अब इन 13 डिजाइन को परखा जा रहा है, जिनमें किसी एक डिजाइन को चुना जाएगा। दावा किया जा रहा है कि नेशनल वाटरवे में चलाने के लिए जहाज भारत में ही मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत बनाए जाएंगे। बिहार के मुजफ्फरनगर में एक मकान के आंगन में एक गर्भवती नाबालिग लड़की बेबस खड़ी दिखाई दी। आरोप है कि पिछले साल दिसंबर में 4 लोगों ने इस नाबालिग लड़की का गैंगरेप किया था, जिसकी वजह से अब ये लड़की गर्भवती है। लेकिन इस मामले में फरार आरोपी अब लड़की के परिवार को धमका रहे हैं। आरोप है कि इस लड़की के परिवार वालों पर केस वापस लेने का दबाव भी बनाया जा रहा है। दिसंबर में गैंगरेप का मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपियों में शामिल एक को गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन 3 फरार हो गए थे। 3 को घूम रहा है, मारने की धमकी सब दे रहा है। इनका बराबर बना हुआ है कि अब हम कैसे रहेंगे, हमारा लड़की कैसे रहेगा। आरोप है कि फरार आरोपियों ने नाबालिग लड़की को जान से मारने की भी धमकी दी। तो इसमें जल्दी हम लोग कार्रवाई करवाएंगे। जो बाकी लोग भागे हों उनकी भी अरेस्टिंग हो जाएगी। हालांकि धमकी मिलने के बाद पुलिस ने नाबालिग को सुरक्षा देने का भरोसा दिया, लेकिन पीड़ित के परिवार वाले डर की वजह से अपनी जान पहचान के लोगों के घरों में रह रहे हैं। सवाल है कि गैंगरेप के 5 महीने बाद भी पुलिस फरार आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पाई। इन आरोपियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि छिपकर भी वो पीड़ित को धमका रहे हैं। क्या ये मामला पुलिस की लापरवाही की ओर इशारा करता है? तमिलनाडु के कोयम्बटूर में डीएमके के बहुत से कार्यकर्ता जिले के एसपी के दफ्तर के सामने नारेबाजी करते दिखे। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि पुलिस डीएमके के 7 कार्यकर्ताओं पर दर्ज केस वापस ले, क्योंकि एसपी के दफ्तर के सामने प्रदर्शन कर रहे डीएमके कार्यकर्ताओं का दावा था कि पुलिस ने एक विरोध प्रदर्शन में शामिल होने वाले उनके 7 साथियों पर फर्जी केस दर्ज किया। पुलिस वालों ने उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन बवाल शांत नहीं हुआ। इस पर एसपी ने डीएमके के कुछ नेताओं को अपने कमरे में बुलाकर बातचीत से मामला सुलझाने की कोशिश की, लेकिन मसले का कोई हल नहीं निकला। नेताओं के एसपी के दफ्तर से बाहर आने के बाद प्रदर्शनकारियों ने अपना विरोध और तेज कर दिया। अंत में प्रदर्शनकारी अपनी गिरफ्तारी देने के लिए राजी हो गए, जिन्हें गाड़ियों में भरकर एसपी दफ्तर से दूर ले जाया गया। हालांकि डीएमके ने साफ कर दिया कि उनके कार्यकर्ताओं पर दर्ज केस वापस नहीं लिए गए तो पार्टी अपना आंदोलन और तेज कर देगी। सवाल ये कि अपने कार्यकर्ताओं पर दर्ज केस को खत्म करने के लिए डीएमके कोर्ट में जाने के बजाय धरना प्रदर्शन का सहारा क्यों ले रही है? क्योंकि आरोप ये भी है कि पार्टी इस बहाने अपनी सियासत को चमकाना चाहती है। डीएमके क्या धरने के पीछे सियासी मकसद भी है? छत्तीसगढ़ में गरियाबंद जिले के एक जंगली इलाके में सुरक्षा बल के कुछ जवान एक शव के पास खड़े दिखाई दिए। आरोप है कि उस इलाके में नक्सलियों ने जवानों को निशाना बनाकर कई बम धमाके किए।
जिसकी वजह से 2 जवान शहीद हो गए। गरियाबंद के आरमूरा के जंगलों में ये जवान तलाशी के लिए निकले थे, तभी नक्सलियों ने लगातार आईईडी धमाके किए। इस हमले में 3 जवान जख्मी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए एम्बुलेंस से अस्पताल लाया गया। इस मुठभेड़ में शहीद जवानों के नाम भोजराज टांडिल और लेखराम बघेल बताए गए। दावा है कि इस हमले के बाद काफी देर तक जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी रही। हालांकि जवानों को निशाना बनाकर किए गए बम धमाकों के बाद इलाके की सुरक्षा बढ़ा दी गई। सवाल ये कि जंगलों में नक्सली घात लगाकर सुरक्षा बल पर हमला करते हैं। ऐसे में क्या पुलिस और सीआरपीएफ को सूचना तंत्र और मजबूत करने की जरूरत है ताकि इन हमलों से बचा जा सके। भिवंडी की एक अदालत ने राहुल गांधी को 12 जून को पेश होने का आदेश दिया। आरएसएस मानहानि के आरोपों पर भिवंडी की एक कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को 12 जून को पेश होने का आदेश दिया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में 7वें वेतन आयोग के मुताबिक वेतन की मांग को लेकर इंजीनियर एसोसिएशन ने प्रदर्शन किया। उत्तराखंड के चमोली में भारी बारिश से कई दुकानों में मलबा और पानी घुस गया। मध्य प्रदेश के दमोह में एक महिला ने अपने पड़ोसियों के खिलाफ अपनी 10 साल की एक बेटी के बलात्कार की शिकायत दर्ज करवाई। हैदराबाद में पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे में मिले अपने हिस्से से खफा एक आदमी पर अपनी मां की हत्या का आरोप लगा। झारखंड के चाईबासा में एक महिला के रेप के आरोपी 19 साल के एक लड़के ने पुलिस थाने में खुदकुशी की कोशिश की। राजस्थान हाईकोर्ट प्रशासन ने यौन उत्पीड़न के दोषी आसाराम को उम्र कैद की सजा सुनाने वाले जज समेत कई जजों के तबादले कर दिए। राजस्थान के जयपुर में एक छात्र की खुदकुशी के बाद परिवार ने स्कूल टीचर के खिलाफ खुदकुशी के लिए उकसाने का केस दर्ज करवाया। दिल्ली के देवली इलाके में गाड़ी के एक शोरूम में चोरों ने करीब 4 लाख की लूटपाट की। राजस्थान के नागौर में कुछ पुलिस वाले कुछ लोगों को खदेड़ने लगे। ये लोग धर्माराम नाम के व्यक्ति की हत्या के विरोध में वहां के एसपी के मकान का घेराव करने पहुंचे, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हटाने की कोशिश की और जब हत्या से गुस्साए लोग एसपी के घर के बाहर शव लेकर डटे रहे तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इस बीच वहां भगदड़ मच गई, जिसकी वजह से कई लोगों को चोटें भी आईं। वहीं लाठीचार्ज की खबर मिलते ही खीमसर के विधायक हनुमान बेनीवाल मौके पर पहुंच गए और प्रदर्शनकारियों के समर्थन में एसपी के घर के बाहर ही धरने पर बैठ गए। विधायक ने हत्या के आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। साथ ही मारे गए व्यक्ति के परिवार वालों को 25 लाख रुपए मुआवजा देने की वकालत की। इसके अलावा लाठीचार्ज करने वाले पुलिस वालों पर भी कार्रवाई करने की मांग की, जिसके बाद मांगों पर सहमति बनाने के लिए प्रशासन और विधायक के बीच बातचीत का सिलसिला कई घंटों तक चलता रहा। इसी बीच विधायक ने गुस्साए लोगों को समझाकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। सवाल ये कि पुलिस आम लोगों पर लाठी बांधने में जल्दबाजी क्यों दिखाती है। इस मामले में पुलिस अगर संयम से काम लेती तो शायद ये मामला इतना तूल न पकड़ता। उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद के जिला अस्पताल में एक घायल आदमी एक बेड पर लेटा दिखाई दिया। आरोप है कि बैंक से पैसे निकालकर घर लौटने के दौरान कुछ बदमाशों ने बंदूक दिखाकर उनसे लूटपाट की और इसका विरोध करने पर उसे गोली मार दी, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आरोप है कि बैंक से अपनी मां के साथ लौट रहे मोनू नाम के इस आदमी को बाइक पर सवार कुछ बदमाशों ने रोका और बंदूक दिखाकर उन्होंने उसकी मां से 52,000 रुपए लूट लिए। हालांकि उन्होंने बैंक से 3 लाख रुपए निकाले थे, लेकिन विरोध की वजह से बाकी पैसे बच गए। हम लोग जा रहे थे घर पे आराम से, मम्मी का एकदम बैग चढ़ाया तो हम एकदम बस उसके पीछे पड़ गए, तमंचा मारो, गोली लगी है। लूट की वारदात के बाद थाने में मामला दर्ज करवाया गया, जिसके बाद पुलिस बदमाशों की तलाश में जुट गई। सवाल ये कि पुलिस की सख्ती के बाद भी यूपी में अपराध कम क्यों नहीं हो रहे। बदमाशों ने दिन दहाड़े लूट की वारदात को अंजाम दिया और इस दौरान हुई फायरिंग की वजह से अफरा तफरी मच गई। क्या उत्तर प्रदेश में अपराधी इतने बेखौफ हैं कि सरेराह गोलियां चलाने से भी बाज नहीं आ रहे हैं। हरियाणा के नूह में एक एम्बुलेंस के अंदर सफेद कपड़े से ढका हुआ एक लड़की का शव नजर आया। आरोप है कि इस नाबालिग लड़की को अगवा कर 8 लोगों ने उसका गैंगरेप किया, जिसके बाद लड़की ने अपने मकान में आत्महत्या कर ली। लड़की की मौत के बाद वहां पहुंची पुलिस ने उसके शव को एम्बुलेंस से पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। लड़की के घर वालों का आरोप है कि गांव के कुछ लोगों ने 29 अप्रैल को उसको अगवा कर उसका गैंगरेप किया। घर लौटने के बाद लड़की ने अपने साथ हुई दरिंदगी के बारे में घर वालों को बताया, जिसके बाद उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस में की। लेकिन आरोप है कि इस मामले को दबाने के लिए लड़की के घर वालों को धमकियाँ दी गयी। फिर लड़की पे दबाव आए हैं उनके, कहीं तो जान से मारते तो लड़की ने आत्महत्या कर ली बाथरूम में किवाड़ मूंद कर। घर वालों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया और उनको जल्द गिरफ्तार करने का दावा किया। सवाल ये कि आखिर तमाम कोशिशों के बाद भी गैंगरेप जैसी घटनाओं पर रोक क्यों नहीं लग रही। पुलिस को इस मामले में सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करना चाहिए।
हिमाचल प्रदेश के कसौली में अवैध निर्माण हटाने के दौरान हुई महिला अधिकारी की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की कि सरकार की शय पर पहले तो अवैध निर्माण कराए जाते हैं और जब कोई आदमी अपना सारा पैसा उस अवैध निर्माण में लगा देता है तो वो उसको बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कसौली में महिला अधिकारी की हत्या को ऐसे ही हालात का नतीजा बताया। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल सरकार से पूछा कि अवैध निर्माण रोकने के लिए वो क्या कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि अवैध निर्माण रोकने के लिए बनाए गए कानूनों का सख्ती से पालन क्यों नहीं होता। सुनवाई के दौरान हिमाचल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी कि महिला अफसर के घरवालों को 5 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही फरार चल रहे आरोपी होटल मालिक का सुराग देने वाले को 1 लाख रुपए का इनाम देने का भी ऐलान किया गया। मध्य प्रदेश के इंदौर में पुलिस ने एक 300 फीट गहरी खाई से नर कंकाल के हिस्से बरामद किए। पुलिस ने दावा किया कि ये कंकाल इंदौर से 6 महीने पहले लापता हुए हिमांशु और श्रेया के हैं, जिनकी हत्या लूट के इरादे से की गई थी। पुलिस ने मेहंदी कुंड और बामनिया कुंड नाम के 2 पिकनिक स्पॉट के बीच पड़ने वाली खाई से नर कंकाल बरामद किए। आरोपों के मुताबिक लुटेरों ने हत्या करने के बाद शवों को बड़े बड़े पत्थरों के नीचे छुपा दिया था। दोनों की घटनास्थल में मृत्यु हो गई। उसके बाद नीचे जाके इन्होंने पत्थरों से उनका सर भी कुचल दिया। पिकनिक स्पॉट के पास प्रेमी जोड़ों से लूटपाट करने वाले एक गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार किया था, जिनसे पूछताछ करने पर पुलिस को इस सनसनीखेज वारदात का पता चला। उनके साथ जब विस्तृत पूछताछ की गई तो उनके द्वारा एक और जघन्य जो घटना है उसका खुलासा किया गया है। श्रेया और हिमांशु दोनों मध्य प्रदेश के ही रहने वाले थे और मध्य प्रदेश की पुलिस पिछले 6 महीने से दोनों की तलाश कर रही थी, लेकिन दोनों का कोई सुराग नहीं मिल रहा था। इसीलिए पुलिस को लोगों के गुस्से का सामना भी करना पड़ा था। लेकिन आरोपियों को लेकर जब पुलिस अदालत पहुंची तो वकीलों का गुस्सा आरोपियों पर फूट पड़ा। चंद पुलिस वाले वकीलों की भीड़ के सामने बेबस दिखने लगे। वकीलों ने लात घूंसे और जूते तक चलाने शुरू कर दिए। 19 साल की श्रेया मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रही थी, तो श्रेया के दोस्त हिमांशु की उम्र भी 19 साल ही थी। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच गहरी दोस्ती थी और वारदात के दिन दोनों मेहंदी कुंड की तरफ घूमने के लिए जा रहे थे। पुलिस दावा कर रही है कि गिरफ्तार किए गए आरोपी प्रेमी जोड़ों से लूटपाट और हत्या जैसी 20 वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। सवाल ये कि पुलिस को इस वारदात की जानकारी इतनी देर बाद क्यों लगी। ऐसी घटनाएं पिकनिक स्पॉट की सुरक्षा में लगी पुलिस के लिए चिंता की बात है। इस जोड़े को बेहद दर्दनाक तरीके से मौत के घाट उतारा गया। अगर पुलिस का दावा सही है तो आरोपियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। पंजाब की मोगा में भारी बारिश में गेहूं से भरी सैकड़ों बोरियां मंडी में भीगती दिखाई दी। मंडी में बोरियों को पानी या बारिश से बचाने के कोई इंतजाम नहीं किए गए थे, जिसकी वजह से गेहूं से भरी बोरियां बारिश में भीगती रहीं। इस दौरान अनाज मंडी में तेज बारिश की वजह से पानी भर गया, जो वहां रखी हुई गेहूं की बोरियों में घुसने लगा। मंडी में शेड के बावजूद गेहूं को खुले आसमान के नीचे रखा गया था। किसानों का आरोप है कि पिछले 15 दिन से मंडी में गेहूं की बोरियां पड़ी हुई हैं, लेकिन प्रशासन और मंडी की तरफ से किसी ने भी उसकी सुध नहीं ली। सरकार माल भी उठा रही लेट 72 घंटे की लिस्ट के 15 दिन हो गए। तेज बारिश और आंधी का असर गेहूं की फसल पर पहले ही पड़ चुका है। ऐसे में प्रशासन की इस लापरवाही ने किसानों की मुसीबतों को और बढ़ा दिया। सवाल ये कि अनाज मंडी में गेहूं से भरी बोरियों को बारिश से बचाने के इंतजाम क्यों नहीं किए गए थे। मंडी में रखे गेहूं को बचाने की जिम्मेदारी प्रशासन की है, लेकिन उसकी जरा सी लापरवाही ने किसानों का बड़ा नुकसान करा दिया। दिल्ली में डीटीसी यानी दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन के एक बस कंडक्टर ने पहले मोबाइल पर एक वीडियो रिकॉर्ड किया और फिर जहर खाकर खुदकुशी कर ली। दावा किया जा रहा है कि कंडक्टर एक महिला और उसके साथियों की ब्लैकमेलिंग का शिकार हो गया और उनकी धमकियों की वजह से काफी परेशान था, जिसका जिक्र उसने मरने से पहले बनाए गए वीडियो में किया। आज आत्महत्या करने जा रहा हूँ। इस वीडियो में कमल सिंह नाम के इस कंडक्टर ने प्रीति नाम की एक महिला और उसके साथियों पर अश्लील वीडियो बनाने का आरोप लगाया। वीडियो इनके पास है, इनको 5 लाख रुपए मैं दे चुका हूँ। कंडक्टर ने मरने से पहले आरोप लगाया कि परेशान करने वाली महिला रोज उस पर केस करने की धमकी देती थी, जिससे वो बिल्कुल तंग आ चुका था। मानसिक शारीरिक जितना परेशान नहीं कर सकते इतना उन्होंने किया। दावा है कि इस वीडियो को रिकॉर्ड करने के फौरन बाद कंडक्टर ने जहर खा लिया। जो भी इसमें अक्यूज पर्सन हैं, उनसे हम इन सभी चीजों को वेरीफाई कर रहे हैं। आरोपी की आत्महत्या करने वाले कंडक्टर से आरोपी महिला अपने साथियों के साथ 10 लाख रुपए और मांग रही थी। हालांकि कंडक्टर ने बदनामी के डर से खुदकुशी कर ली। सवाल ये कि कंडक्टर को ब्लैकमेल करने के आरोपी कब गिरफ्तार होंगे। वैसे इस मामले में कंडक्टर के आत्महत्या के फैसले को भी सही नहीं ठहराया जा सकता। उसके पास आत्महत्या के बजाय पुलिस में शिकायत का भी विकल्प था।
जयपुर में एक निजी स्कूल पर एक छात्र को खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप लगा। स्कूल टीचर के खिलाफ 9वीं के छात्र को खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोप में केस दर्ज किया गया है। 26 अप्रैल को स्कूल के एक छात्र ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। सुसाइड नोट में छात्र ने स्कूल के एक टीचर पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। परिजनों का आरोप है कि स्कूल टीचर उनके बेटे को लंबे बाल रखने पर प्रताड़ित करता था। बाल नहीं कटाने पर छात्र को स्कूल में कपड़े उतरवाकर घुमाने की धमकी भी दी थी। इसके बाद छात्र स्कूल जाने से डरने लगा। कर्नाटक में चुनावी सरगर्मी तेज करते हुए पीएम मोदी ने कलबुर्गी में ये कहकर कांग्रेस पर हमला किया कि कर्नाटक की जनता मई की गर्मी बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन कांग्रेस की सरकार नहीं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिन्ना की तस्वीर पर छिड़े घमासान में सियासी बयानबाजी और तेज हुई और भोपाल में कार्यक्रम में पहुंचे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मजाकिया अंदाज में अपनी कुर्सी जाने का डर जताया। एएमयू यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बाहर सैकड़ों की संख्या में छात्र भागते हुए दिखाई दिए। वहां जिन्ना की तस्वीर पर हिंसा, हिंदू युवा वाहिनी के प्रदर्शन का विरोध कर रहे छात्रों की पुलिस से झड़प हो गई, जिसके बाद पुलिस ने छात्रों की भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठी चार्ज किया, जिससे बचने के लिए छात्र भागने लगे। इस बीच पुलिस ने हंगामा कर रहे छात्रों पर आंसू गैस के गोले भी दागे। छात्रों का आरोप है कि वो लोग हिंदू युवा वाहिनी के खिलाफ मामला दर्ज करने थाने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। वहीं एएमयू छात्र संघ ने दावा किया कि लाठीचार्ज के समय एएमयू के करीब 20 छात्रों को गंभीर चोटें आईं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया। जानबूझकर पुलिस ने गोलियां चलाई, उसके बाद जो है पुलिस ने लाठियां चलाई, मेरे ऊपर कई सारी लाठियां चलाई। इस बीच एएमयू छात्र संघ ने पुलिस पर हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं को संरक्षण देने का भी आरोप लगाया, लेकिन पुलिस ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। पुलिस ने दावा किया कि प्रदर्शनकारी छात्रों से शहर में न घुसने की पहले अपील की गई, लेकिन छात्रों ने पुलिस की अपील को अनसुना करते हुए पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ने बचाव में हल्का बल प्रयोग किया। पुलिस का आरोप है कि छात्रों के जरिए पुलिस पर किए गए हमले के बाद ही पुलिस को लाठीचार्ज करने पर मजबूर होना पड़ा। रोकने के दौरान ही पथराव हुआ, उसके बाद फिर हल्का बल का प्रयोग करके लोगों को तितर बितर कर दिया गया है। इस बीच एएमयू प्रशासन ने भी जिन्ना की तस्वीर पर हो रहे बवाल पर केंद्र और राज्य सरकार से हस्तक्षेप की अपील की और पुलिस को संयम से काम लेने की सलाह दी। साथ ही हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। एएमयू प्रशासन की प्रवक्ता का आरोप है कि कुछ संगठन कैंपस के माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें हिंदू युवा वाहिनी भी शामिल है। प्रवक्ता शफी किदवई ने बताया कि यूनिवर्सिटी के माहौल को बिगाड़ने वालों पर मुकदमा दर्ज करवाया गया है। पूरे मामले की यूनिवर्सिटी जो है उसकी भर्त्सना करती है और अपील करती है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से कि इनके खिलाफ जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। जिन्ना की तस्वीर पर वाइस चांसलर को चिट्ठी लिखने वाले अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम ने छात्रों को इस मामले में हस्तक्षेप न करने की सलाह दी और फिर एक बार जिन्ना की तस्वीर हटाने की मांग की। हिंदुस्तान का बंटवारा इन्होंने जिन्ना की वजह से हुआ, छात्र का क्या लेना देना, बीसी का मतलब छात्र क्या, छात्र पढ़ने आए, तस्वीर हटेगी, पक्का हटेगी। वहीं अलीगढ़ में हुए इस हंगामे की वजह से पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी को सम्मानित करने वाले कार्यक्रम को रद्द कर दिया गया। सवाल ये कि आखिर जिन्ना के नाम पर शुरू हुए इस बवाल के पीछे कौन है? क्या एक बार जिन्ना के बहाने सूबे के माहौल बिगाड़ने की कोशिश फिर हो रही है? पुलिस को पूरे मामले की गहराई से पड़ताल कर हिंसा और हंगामे से सख्ती से निपटना होगा। मध्य प्रदेश के भोपाल में कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक संत को फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत करते नजर आए। इसी कार्यक्रम में उन्होंने इशारों में अपनी कुर्सी जाने के कयासों को भी हवा दी। क्योंकि चुनावी राज्य कर्नाटक से आए संत के स्वागत में पहुंचे शिवराज सिंह चौहान ने माइक संभालते ही एक चौंकाने वाला बयान दे डाला। एक कुर्सी जिसमें लिखा है माननीय मुख्यमंत्री जी, उस पर भी कोई बैठ सकता है। लेकिन शिवराज सिंह चौहान के इस बयान पर सियासी गलियारे में बड़ी तेज सुगबुगाहट शुरू हुई, तो कांग्रेस ने भी चुटकी लेने का मौका नहीं छोड़ा। उनकी कुर्सी आज के दिन तो खाली नहीं है, पर वो खाली होने की तैयारी में अभी से लग गए हैं। ये साबित होती है इससे कि कितना उनका इसमें मनोबल गिरा हुआ है। बुधवार को शिवराज सिंह चौहान राष्ट्रपति भवन में आयोजित सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली में थे, लेकिन दिल्ली से भोपाल पहुंचने के बाद जो उन्होंने बयान दिया उससे साफ है कि मध्य प्रदेश को लेकर बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व और सीएम शिवराज में सियासी खींचतान चल रही है, क्योंकि बीजेपी आलाकमान ने शिवराज सिंह चौहान की सलाह को दरकिनार करते हुए राकेश सिंह को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, जबकि राकेश सिंह को शिवराज विरोधी माना जाता है। शिवराज सिंह चौहान की इच्छा थी कि इस बार का चुनाव भी नंद कुमार सिंह चौहान की अध्यक्षता में ही लड़ा जाए,
इसके अलावा मध्य प्रदेश से बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का भी पार्टी में कद बढ़ा दिया गया, जो सीएम शिवराज के लिए अच्छा संकेत नहीं माना जा रहा। खबर यह भी है कि अमित शाह खुद मध्य प्रदेश में चुनाव अभियान की कमान संभालने वाले हैं, जिससे टिकट बंटवारे में शिवराज सिंह चौहान के चलने की संभावना कम ही है। सवाल ये कि क्या 13 साल से मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज शिवराज सिंह चौहान पर बीजेपी नेतृत्व को चुनाव जीतने का भरोसा नहीं है, जिसकी वजह से उनके विकल्प की तलाश शुरू हो गई। कर्नाटक के चुनावी रण में आज पीएम मोदी की तरफ कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी मैदान में उतरे। गुलबर्गा की रैली से पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर हमला किया। राहुल गांधी वंदे मातरम का अपमान करते हैं, तो बीदर से राहुल ने पीएम मोदी पर पलटवार किया। मैं अपने पीएम पर निजी हमले नहीं करता। राहुल ने यहां पीएम से 3-4 सवाल भी पूछे। एक ही परिवार को साष्टांग प्रणाम करने की आदत रखने वाली कांग्रेस ने 70 साल में देश के इतिहास को कुचल दिया, सामान्य मानवीय के पराक्रमों को कुचल दिया। हमने तय किया है हिंदुस्तान के हर राज्य में जहां जहां आदिवासियों ने 1857 के स्वातंत्र संग्राम से लेकर के 1947 तक आजादी के जंग में अपनी आहुति दी है, उनके अलग म्यूजियम बनाए जाएंगे। अब मोदी जी कर्नाटक आते हैं और सच बताऊं तो कुछ कहने को है नहीं, भाषण देना है तो राहुल गांधी के बारे में बोलते हैं, राहुल गांधी के भाषण के बारे में बोलते हैं। मगर मोदी जी, आप हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, आप हम सबसे बड़े हैं, आपको इस प्रकार के भाषण शोभा नहीं देते हैं, प्रधानमंत्री पद को शोभा नहीं देते हैं। आप कर्नाटक की बात कीजिए, आप कर्नाटक के युवाओं को बताइए कि 2 करोड़ युवाओं को आपने जो वायदा किया था वो आप पूरा नहीं कर पाए। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में जुन्ना विवाद में चुप्पी तोड़ते हुए साफ किया कि देश में जुन्ना को सम्मान नहीं मिलना चाहिए। जिन्ना को लेकर के अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में काफी बवाल मचा, कल वहां पे पुलिस को भी लाठीचार्ज करना पड़ा। इस पूरे मुद्दे को कहते थे। देखिए, हमने पूरी रिपोर्ट मांगी है। एएमयू एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, मैंने प्रशासन से पूरी रिपोर्ट मांगी है इसके बारे में। केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली की मानहानि मामले में आम आदमी पार्टी के बागी नेता कुमार विश्वास ने दिल्ली हाईकोर्ट में सफाई दी। सुनवाई के दौरान कुमार विश्वास ने कोर्ट को बताया कि डीडीसीए मामले में उनका बयान उस जानकारी पर आधारित था जो आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उनको दी थी। अरुण जेटली से माफी मांगने के सवाल पर कुमार विश्वास ने जवाब दिया कि पहले वो केजरीवाल से उन आरोपों की सच्चाई जानना चाहते हैं। कुमार विश्वास ने कोर्ट में दलील दी कि वो इस मामले को और नहीं बढ़ाना चाहते, लेकिन कोई भी फैसला लेने के लिए उन्हें थोड़ा वक्त चाहिए। इससे पहले अरुण जेटली के मानहानि के इस मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत 4 आरोपी माफी मांग चुके हैं और अब कुमार विश्वास इस मामले में अकेले आरोपी बचे हैं। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई की तारीख 28 मई को तय की है। हर एक नेता ने कहा कि ये लोग भ्रष्टाचारी हैं और मेरे पास कागज हैं। हम सब कार्यकर्ताओं ने वो दोहरा दिया। अब चूंकि उसमें सजा निश्चित लग रही थी किसी केस में और सजा होने पर मुख्यमंत्री की कुर्सी जा सकती थी और मनीष को सीएम बनाने पर यह हो सकता था कि मनीष फिर कुर्सी ना दे। दिल्ली में चुनाव आयोग के दफ्तर से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मोदी मंत्रिमंडल के दूसरे सहयोगियों के साथ बाहर निकलते नजर आए। बीजेपी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पर प्रचार अभियान के दौरान सांप्रदायिक उन्माद फैलाने का आरोप लगाया, जिसकी शिकायत करने के लिए नितिन गडकरी की अगुवाई में बीजेपी के बड़े नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग पहुंचा। बीजेपी ने कांग्रेस पर कर्नाटक चुनाव जीतने के लिए सांप्रदायिक कार्ड खेलने का आरोप लगाया। बीजेपी ने कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद और मल्लिकार्जुन खड़गे पर कर्नाटक के तटीय इलाकों में धर्म के नाम पर वोट मांगने का भी आरोप लगाया। लगातार अनेक जगह पर कम्युनल टेंशन पैदा करने की कोशिश हो रही है और जिन लोगों ने कम्युनल कार्ड खेला है उनके खिलाफ अपराध होना चाहिए, ये हमने मांग की है। बीजेपी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार का भी दावा किया, लेकिन चुनाव आयोग में कर्नाटक चुनाव को लेकर बीजेपी की शिकायत के बाद कांग्रेस भी सामने आई। उसने नेताओं ने भी बिना वक्त गवाए मोर्चा संभाल लिया और प्रचार के दौरान अपने वरिष्ठ नेताओं पर बीजेपी के आरोपों को गलत बताया। कम्युनल कार्ड प्ले करने का कोई सवाल नहीं, कम्युनल कार्ड में तो बीजेपी लगी हुई है। कांग्रेस ने कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार पर सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के आरोप को भी बेबुनियाद करार दिया। वहीं कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने न्यूज 18 से बात करते हुए बीजेपी के आरोपों को खारिज किया। उन्होंने बीजेपी पर ध्रुवीकरण करने का आरोप भी लगाया। इलेक्शन के दौरान में ये पोलराइजेशन के लिए भी एक नेशनल शोषा उन्होंने छोड़ा है। अगर मैंने कहीं भी इस्लाम खतरे में है और इस्लाम के नाम पे वोट दे दो, तो गुलाम नबी आज़ाद आज चैलेंज करता है भारतीय जनता पार्टी को
कि मैं पार्लियामेंट से भी इस्तीफा दूंगा, लीडर अपोजिशन से भी इस्तीफा दूंगा। सवाल ये है कि क्या सियासत सांप्रदायिकता का इस्तेमाल कर रही है? इस मामले में किसी भी पार्टी का दामन बेदाग नहीं है। अगर कर्नाटक के चुनाव में इस तरह की साजिश हो रही है तो चुनाव आयोग को इस पर कड़ी कार्रवाई और साथ ही साथ नजर भी रखनी चाहिए। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में कल एबीवीपी और एएमयू के छात्रों के बीच हुई झड़प के बाद एएमयू के छात्र धरने पर बैठ गए हैं। एएमयू के छात्रों की मांग है कि कल जिन लोगों ने यूनिवर्सिटी का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और जब तक पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी उनका आंदोलन जारी रहेगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में इस वक्त किस तरह का माहौल है आप देख सकते हैं। स्टूडेंट्स बहुत गुस्से में हैं और एजिटेशन के लिए तैयार हैं। एक लंबी जंग यहाँ के स्टूडेंट्स का कहना है, स्टूडेंट यूनियन का कहना है कि हम एक लंबी जंग के लिए तैयार हैं और जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा ये एजिटेशन इसी तरह से जारी रहेगा। हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स यहाँ पर इकट्ठे हैं इस वक्त, हज़ारों की तादाद में। और अभी एक तहरीर दी है पुलिस को कि कल जो कार्रवाई हुई है उसके खिलाफ, जिन लोगों ने वो कार्रवाई की है उनके खिलाफ केस दर्ज किया जाए। और आज आप देखिए कि स्टूडेंट्स में बहुत गुस्सा है, बेइंतहा गुस्सा है। भीड़ यहाँ पर जमा है गेट के अंदर और हर तरफ से नारेबाजी हो रही है। स्टूडेंट्स चारों तरफ से जमा है। हर आदमी का कहना यह है कि यहाँ पर जस्टिस के लिए इकट्ठे हुए हैं, इंसाफ के लिए इकट्ठे हुए हैं और अपने इंसाफ की लड़ाई को जारी रखने के लिए ये स्टूडेंट्स इकट्ठे हैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के। कैमरामैन निजाम अंसारी के साथ सैयद सुहेल, न्यूज़ 18 इंडिया, अलीगढ़। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के मौजूदा वाइस प्रेसिडेंट और साबिक वाइस प्रेसिडेंट दोनों यहाँ पर मौजूद हैं। मुझे बताइए, स्टूडेंट्स हज़ारों की तादाद में यहाँ पर जमा है, अब डिमांड्स क्या हैं? हमारी डिमांड्स 2-3 है। सिंपल डिमांड है कि जो एक्यूज्ड हैं, जो टेररिस्ट है, जिन्होंने कल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पे अटैक करना चाहा, वो एक्स वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हामिद अंसारी साहब पे अटैक करना चाहा, कोई मामूली बात नहीं है। उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, जिसके लिए हमने आज एक FIR भी दर्ज करवाने SSP के यहाँ दर्ज करवाया है। दूसरी बात, जो कल पुलिस अत्याचार हम पे किया, हम जो एक्यूज्ड है, जब उनके खिलाफ हमने FIR करना चाहा लेकिन पुलिस ने उनके खिलाफ उनके समर्थन में आके पहले यहाँ पे गुंडागर्दी करवाई और जब हमने FIR दर्ज करवाना चाहा तो हमें FIR दर्ज नहीं करवाना दिया गया, उल्टा हम पे लाठीचार्ज करवाया गया। पिछले 5 साल में करीब 23,000 बैंक फ्रॉड के मामले सामने आए। RBI की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 5 साल में 1 लाख करोड़ रुपए के करीब 23,000 बैंक फ्रॉड के मामले सामने आए। गुजरात के अहमदाबाद में तेज रफ्तार एक कार चेकिंग के लिए रोक रहे पुलिस कर्मी को टक्कर मारकर फरार हो गई, जिसके बाद घायल जवान को अस्पताल में भर्ती कराया गया। खबर है कि ई-कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट को खरीदने के लिए अमेज़न को पीछे छोड़ते हुए अमेरिका का सबसे बड़ा रिटेल ग्रुप वॉलमार्ट काफी करीब है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में मतदाता सूची में गड़बड़ी के मामले में चुनाव आयोग ने कलेक्टर तरुण राठी के खिलाफ राज्य सरकार को कार्रवाई करने के लिए कहा। यूपी के शाहजहांपुर में गन्ने और गेहूं के खेतों में लगी आग से काफी फसल जलकर राख हो गई। ओडिशा के नबरंगपुर में एक भालू ने एक ड्राइवर पर जानलेवा हमला कर मार दिया। बिहार के पटना में एक सरकारी अधिकारी ने कोचिंग से घर लौटते वक्त अपने बेटे के संदिग्ध हालात में लापता होने का केस दर्ज करवाया। गुजरात के वडोदरा में एक उपभोक्ता कोर्ट ने एक बिल्डर को अमेरिका से वापस लाकर कोर्ट में पेश करने का वारंट जारी किया। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के सामने तमिलनाडु का एक किसान पेड़ पर चढ़ा नजर आया। सुप्रीम कोर्ट के सामने प्रदर्शन कर रहे तमिलनाडु के किसानों में शामिल ये आदमी कावेरी का पानी रोके जाने के विरोध में पेड़ पर चढ़ गया, जिसे उतारने के लिए पेड़ के पास खड़े लोगों ने तमाम कोशिशें की, लेकिन वो नहीं उतरा, जिसके बाद एक दूसरे आदमी को पेड़ पर चढ़ाया गया, जिसने पेड़ पर चढ़े किसान को जबरन पेड़ से नीचे उतारा। ये किसान तमिलनाडु से आए किसानों में से एक था, जो कावेरी का पानी नहीं मिलने पर सुप्रीम कोर्ट के सामने विरोध कर रहे थे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी विवाद पर एक बार फिर कर्नाटक सरकार को चेताया और आदेश दिया कि कर्नाटक सरकार जल्द से जल्द तमिलनाडु को 4 TMC पानी दे और मंगलवार तक कोर्ट को बताए कि तमिलनाडु के लिए कितना पानी छोड़ा गया। साथ ही केंद्र सरकार को भी निर्देश दिया गया कि इस मामले में हलफनामा दाखिल करें। हालांकि केंद्र सरकार की ओर से दलील दी गई कि कर्नाटक चुनाव की वजह से अब तक मसौदा तैयार नहीं हो पाया, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। साथ ही इस मामले में सुनवाई की अगली तारीख 8 मई तय कर दी गयी। पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने कावेरी विवाद को निपटाने के लिए केंद्र सरकार को कावेरी मैनेजमेंट बोर्ड बनाने का आदेश दिया था, लेकिन अब तक बोर्ड नहीं बनाया गया। सवाल ये कि कावेरी विवाद आखिर कब सुलझेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश देने के बावजूद भी अब तक कर्नाटक सरकार तमिलनाडु के लिए पानी नहीं छोड़ पाई है। मुंबई के मालाबार हिल इलाके में जिन्ना हाउस के परिसर में हमेशा की तरह सन्नाटा पसरा नजर आया, लेकिन AMU में जिन्ना की तस्वीर से शुरू हुआ विवाद अब मुंबई में उनके बनवाए बंगले जिन्ना हाउस तक पहुंच गया।
जिस पर फिलहाल केंद्र सरकार का कब्जा है। मुंबई के पॉश इलाके में मौजूद जिन्ना हाउस पर अरसे से ताला लगा है और ये पुरानी इमारत जर्जर हो चली है। लेकिन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिन्ना की तस्वीर पर हंगामे के बाद बीजेपी के एक विधायक ने मुंबई के जिन्ना हाउस को सांस्कृतिक केंद्र में तब्दील करने की मांग उठा दी। लोकल विधायक है, उन्होंने डिमांड रखी है कि अब इसे यानी षड्यंत्र के प्रतीक के तौर पर जो जाना जाता है इसे हटा देना चाहिए। मुंबई के बीजेपी विधायक मंगल प्रभात लोढ़ा पहले भी जिन्ना हाउस को लेकर इस तरह की मांग कर चुके हैं। इधर करीब 3 महीने पहले भी उन्होंने इस मामले में भारत सरकार को एक चिट्ठी लिखी थी। मेरे को दुख होता है कि इसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है, इसका सदुपयोग भारत के लोगों के लिए होना चाहिए। बीजेपी विधायक ने दावा किया कि उनकी मांग पर ICCR यानी इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन के अधिकारियों ने जिन्ना हाउस का दौरा भी किया था। इसके साथ ही बीजेपी विधायक ने उम्मीद जताई कि जिन्ना हाउस पर जल्द सरकार कोई फैसला लेगी। मोहम्मद अली जिन्ना ने 1938 में मुंबई में जिन्ना हाउस बनवाया था और पाकिस्तान जाने से पहले तक वो इसी इमारत में रहे। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक उस दौर में भारत और पाकिस्तान के विभाजन से जुड़ी ज्यादातर सियासी रणनीति इसी इमारत में बनी थी। आजाद भारत में ये इमारत ब्रिटिश उच्चायुक्त को लीज पर दी गई, लेकिन 1983 के बाद से जिन्ना हाउस राज्य लोक निर्माण विभाग के तहत आ गया और बाद में केंद्र सरकार ने इसे अपने कब्जे में ले लिया। हालांकि पाकिस्तान इसे लगातार अपना वाणिज्य दूतावास बनाने की मांग करता रहा, लेकिन भारत सरकार ने ये मांग ठुकरा दी। बीजेपी विधायक की मांग के बाद जिन्ना हाउस के विवाद ने भी तूल पकड़ लिया, लेकिन बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने साफ किया कि इस इमारत पर सही मायनों में जिन्ना के परिवार का हक है। जिन्ना का जो तथाकथित घर है उसको उस परिवार को देना चाहिए। उधर एनसीपी ने जिन्ना हाउस को लेकर बीजेपी विधायक की ताज़ा मांग को सियासत करार दिया। सरकार आपकी है, कार्रवाई आपको करनी है, तो मांग करके जनता को भ्रमित करने के बजाय कार्रवाई करके दिखाएं। एनसीपी ने बीजेपी को आडवाणी के पाकिस्तान दौरे के वक्त जिन्ना को दिए सम्मान की याद दिलाई। जिन्ना के नाम पर शुरू हुए विवाद में अब एक बार फिर जिन्ना हाउस भी शामिल हो गया है, जो पहले से ही मालिकाना हक के लेकर चर्चा में रहा है। लेकिन सवाल यह है कि जिन मामलों का फैसला सरकार को संजीदगी से करना है, उस पर सियासत क्यों हो रही है? राजस्थान के अजमेर में कोर्ट परिसर में एक वकील और एक मुंशी आपस में लड़ने लगने। दोनों के बीच झगड़ा मोबाइल से एक फोटो खींचने को लेकर शुरू हुआ और झगड़ा इतना बढ़ा कि दोनों में गुत्थम गुत्था हो गई। काले रंग के सूट में दिख रही महिला का नाम पुष्पा है, जो पेशे से वकील है, और दूसरी महिला विजय लक्ष्मी है, जो अजमेर कोर्ट में मुंशी का काम करती है। आसपास खड़े लोग पुष्पा और विजय लक्ष्मी को अलग करने की कोशिश करने लगे। कोशिश कामयाब नहीं हुई तो आसपास खड़ी महिलाएं दोनों को अलग करने लगी। दोनों को अलग कराया ही गया कि लोगों की भीड़ एक सेफ्टी टैंक के बाहर जमा हो गई, क्योंकि विजय लक्ष्मी ने आत्महत्या करने के लिए टंकी में छलांग लगा दी थी। फौरन एक शख्स विजय लक्ष्मी को बचाने के लिए टंकी में कूद गया। गनीमत ये रही कि महिला को सुरक्षित बाहर निकाला गया। दोनों महिलाओं के बीच महज एक फोटो खींचने को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद बीच सड़क दोनों के बीच बहस शुरू हो गई और सड़कों पर तमाशबीन जुटने लगे। बहस के बीच बात छीना झपटी तक पहुंचने में देर नहीं लगी और इसके थोड़ी देर बाद दोनों जमीन पर गिरी हुई गुत्थम गुत्था दिखने लगी। हालांकि भीड़ में मौजूद कुछ लोगों ने पुलिस को इस झगड़े की खबर दे दी। दावा ये किया जा रहा है कि झगड़े की वजह कोई तस्वीर नहीं, बल्कि लंबे वक्त से चल रहा आपसी मनमुटाव है। इसका 376 का इसने आरोप लगा दिया। जिस व्यक्ति ने इसकी टेबल यहाँ पे लगाई थी इस पेड़ के नीचे, इसकी वजह से आज यहाँ पे मैं पेड़ के नीचे जो बैठती थी, धूप के अंदर बैठती हूँ, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ। पुलिस ने दोनों महिलाओं की शिकायत लेकर दोनों को हिरासत में लिया। सवाल ये कि छोटी सी बात पर सरेआम झगड़ना कितना सही है? दो महिलाओं के बीच सार्वजनिक तौर पर मारपीट शर्मनाक है, खास तौर पर तब जब दोनों ही अदालती पेशे से जुड़ी हों। बेहतर होता कि मामला बातचीत से सुलझ लिया जाता। गुजरात के बनासकांठा में कुछ लोग हाथों में शादी के कार्ड लेकर उसमें कुछ लिखने लगे। दलित समाज से जुड़े इन लोगों का आरोप है कि शादी के कार्ड में सिंह नाम का इस्तेमाल करने पर उन्हें फोन पर धमकियां मिलने लगी, जिसकी शिकायत इन लोगों ने पुलिस में की। लेकिन दलित परिवार अब शादी का कार्ड बांटने से भी डर रहा है, जबकि 11 मई को उनके घर में शादी है। परिवार के मुताबिक शादी के कार्ड में छपे नामों के साथ सिंह शब्द भी लिखवाया गया, जिसके बाद से ही उन्हें फोन पर लगातार धमकियां मिलना शुरू हो गई। हमारे भाई को नंबर पे दूसरे लोगों ने कॉल किया कि घर जलाने की धमकी दे दी। धमकी से सहमे परिवार ने शादी से पहले किसी तरह की घटना होने का अंदेशा जताया, क्योंकि गुजरात में ज्यादातर राजपूत समाज के लोग ही अपने नाम के पीछे सिंह लगाते हैं। लेकिन दलित परिवार का दावा है कि सिंह का इस्तेमाल कोई भी कर सकता है।
और यही बात उन्होंने धमकी देने वाले लोगों को भी समझाने की कोशिश की। इस शब्द तो कोली ठाकुर भी लगा सकते हैं और भारत में ऐसा कोई भी नागरिक स्वतंत्र है। पुलिस ने पीड़ित परिवार की शिकायत पर गांव के 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। उसको जाति अपमानित शब्द बोले हैं, तपास चालू है। दलितों में डर की बड़ी वजह ये भी है कि गुजरात में ही दलित समाज के लोगों के घोड़े पर बैठने और उनके मूंछ रखने पर अत्याचार की घटनाएं हो चुकी हैं। सवाल ये कि आखिर दलितों के साथ अमानवीय बर्ताव कब तक जारी रहेगा। आज के समाज में लोगों को अपनी सोच बदलने की जरूरत है, क्योंकि दलित भी समाज का हिस्सा है। अगर किसी समुदाय के लोगों को इससे आपत्ति है तो बातचीत से मसला हल किया जा सकता है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो में चार मीनार एक्सप्रेस के कोच में कुछ चाय वाले चाय बनाने के लिए टॉयलेट का पानी भरते दिखे। इस वीडियो के सामने आने के बाद रेलवे ने आरोपी पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाने की जानकारी दी और इस वीडियो को दिसंबर 2017 का बताया। इसे चार मीनार एक्सप्रेस पर सवार किसी मुसाफिर ने तब रिकॉर्ड किया जब ट्रेन आंध्र प्रदेश के सिकंदराबाद स्टेशन पर खड़ी थी। वीडियो में ट्रेन के शौचालय में मौजूद एक चाय वाला बाहर खड़े अपने साथी को चाय का एक बर्तन देते दिखा। उसके साथी ने बर्तन को ट्रेन के दरवाजे पर रख दिया। इसके बाद चाय वाले ने उसे दूसरा बर्तन दिया और एक बर्तन खुद लेकर वहाँ से जाने लगा। इस पर वीडियो बनाने वाले मुसाफिर ने उससे सवाल जवाब किया, जिसका जवाब देने के बजाय दोनों वहाँ से चले गए। तभी एक और व्यक्ति दरवाजे पर रखे चाय के बर्तन को उठाते हुए रिकॉर्ड हो गया। लेकिन इस घटना के 5 महीने बाद इसका वीडियो वायरल हो जाने से मामले ने सियासी तूल पकड़ लिया। कांग्रेस ने इस बारे केंद्र सरकार के स्वच्छता अभियान पर भी सवाल खड़े कर दिए और कांग्रेस के नेता प्रमोद तिवारी ने सीधे रेल मंत्री पर निशाना साधते हुए उनके इस्तीफे की मांग कर दी। रेल मंत्री को त्याग पत्र देना चाहिए, वेंडर पे बाद में कार्रवाई करो, सबका धर्म नष्ट कर रहे हो। लेकिन रेलवे ने सफाई दी कि वो न सिर्फ वीडियो में दिख रहे दोषी वेंडर पर 1 लाख का जुर्माना लगा चुकी है, बल्कि इसके बाद सिकंदराबाद स्टेशन के आसपास स्वच्छता अभियान भी चलाया गया। तो हम लोगों ने जनवरी, फरवरी और मार्च में मेजर ड्राइव चलाया है। जो हॉकर अनऑथराइज हॉकर से उनको पकड़ करके उनको प्रोसिक्यूट किया है मजिस्ट्रेट के केस में। हालांकि रेलवे की सफाई के बावजूद देश के तमाम रेलवे स्टेशनों पर यात्री प्लेटफॉर्म पर मिलने वाले खाने पीने की चीजों की साफ सफाई को लेकर चिंता में दिखे। सवाल ये कि वेंडर की हरकत पर नजर रखने के लिए रेलवे के पास क्या तरीका है। जब तक रेलवे इस बारे में कोई ठोस तरीका नहीं बताएगा, तब तक यात्रियों का भरोसा जीतना मुश्किल है। केंद्र सरकार ने फिलहाल मोबाइल नंबर को आधार से जोड़ने को जरूरी नहीं बताया। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि फिलहाल मोबाइल नंबर को आधार से लिंक करना जरूरी नहीं है, लेकिन कोर्ट से फैसला आने के बाद इसे जरूरी बनाया जाएगा। गोवा सरकार ने राज्य के स्मारकों को बिना उनके अधिकारियों से बात किए अडॉप्ट अ हेरिटेज की सूची में डालने के केंद्र के फैसले पर ऐतराज जताया। पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव समेत दूसरे मुद्दों पर टीएमसी नेताओं के एक प्रतिनिधि मंडल ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की। यूपी के गाजियाबाद में एक होटल में ठहरे एक जर्मन नागरिक ने सेल्स मैनेजर पर मारपीट और अश्लील हरकत करने का आरोप लगाते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद आरोपी को सस्पेंड कर दिया गया। दिल्ली पुलिस ने कुछ राज्यों में चोरी की वारदात को अंजाम देने के आरोप में एक महिला समेत 7 लोगों को पकड़ा। हरियाणा के सोनीपत में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सरिया कंपनी के एक मालिक के घर पर छापेमारी की। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के मुताबिक घरेलू बाजार में ऊंची कीमत और जीएसटी की वजह से भारत में जनवरी से मार्च की तिमाही में सोने की मांग 12% गिर गई। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने 12 साल तक की बच्चियों से बलात्कार के दोषी को मौत की सजा देने से जुड़ा अध्यादेश लाने को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर शुक्रिया अदा किया। दुनिया भर के बाजारों में कमजोरी और अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से जून में ब्याज दरें बढ़ाए जाने के संकेतों की वजह से भारतीय शेयर बाजारों में भी गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 73 अंक फिसलकर 35,103 पर पहुंच गया। निफ्टी 38 अंक नीचे 10,680 पर लुढ़क गया। बिहार के मोतिहारी में सवारियों से भरी एक बस बीच सड़क पर धू-धू कर जलती नजर आई। बताया जा रहा है कि बिहार के मुजफ्फरपुर से दिल्ली जा रही इस बस में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में 12 लोगों के झुलसकर मारे जाने की खबर है, जबकि कई यात्री जख्मी हुए हैं। बताया जा रहा है कि जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त बस में 32 लोग सवार थे। चंद्रमोहन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन, यह हादसा कैसे हुआ है, क्या जानकारी दे सकते हैं? बिल्कुल देखिए, जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक यह बस मुजफ्फरपुर से दिल्ली जा रही थी और तभी मोतिहारी जिले से सटा हुआ कोटवा एक इलाका है वहां पर पहुंची। उसी दौरान आग लग गई बस में और जब तक ड्राइवर बस को कंट्रोल कर पाता, रोक पाता, तब तक यह बस पास के गड्ढे में जा गिरी। और अब तक जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक
लगभग 1 दर्जन लोगों की मौत हुई है। हालांकि अब तक इसका सरकारी पुष्टि नहीं हो पाया है और पुलिस के तमाम अधिकारी और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां वहां पर पहुंची है। आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है और कहा जा रहा है कि 32 से ज्यादा लोग इस बस में सवार थे। हालांकि जब उसमें से कुछ लोग जो बाहर आए हैं उनसे अभी पूछताछ की जा रही है और उसके बाद ये हकीकत पता चल पाएगा कि आखिर कितने लोग मुजफ्फरपुर से बस में सवार हुए थे और अब तक कितने लोगों की मौत हुई है। इसमें चश्मदीदों के मुताबिक कोई जानकारी मिल पाई है संबंध में? बिल्कुल, देखिए जो तस्वीरों से बात हो पाई है उसके मुताबिक इस बस से 5 लोग बाहर आए हैं और उनका साफ तौर पर यह कहना है कि 30 से ज्यादा लोग इस बस में सवार थे और जब यह बस कोटवा की तरफ जा रही थी उसी दौरान एकाएक आग लगी और ड्राइवर बस को रोकने की कोशिश कर रहा था। उसी दौरान बस अनबैलेंस हुई और उसके बाद शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। गुजरात के कच्छ में कबाड़ गोदाम के अंदर रखे एक सिलेंडर में उस वक्त अचानक धमाका हो गया जब वहां कुछ लोग काम कर रहे थे। सिलेंडर धमाके का वीडियो गोदाम के अंदर लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया, जिसमें 3 लोग एक जगह खड़े कुछ काम करते नजर आए। थोड़ी देर बाद एक आदमी गोदाम के दूसरी ओर चला गया और वहां खड़े बाकी दोनों लोग अपने काम में मशगूल रहे। लेकिन इतने में ही वहां रखे एक सिलेंडर में जोरदार धमाका हो गया। धमाके की चपेट में आने से एक आदमी की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। गोदाम के अंदर मौजूद बाकी लोगों ने घायल आदमी को इलाज के लिए तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया। सवाल ये कि कबाड़ के गोदाम में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनसे बड़ी दुर्घटनाएं हो सकती हैं, लिहाजा ऐसी दुर्घटनाओं से निपटने के लिए पहले से तैयारी करना ही बेहतर है। आंध्र प्रदेश के नेल्लूर में एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो की एक महिला अधिकारी एक मकान से सोने के गहने जमीन पर बिछाने लगी। आरोप है कि चपरासी के पद पर तैनात एक कर्मचारी के घर से एसीबी को छापे में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति मिली, जिसमें सोने और चांदी के गहने समेत लाखों रुपए की नकदी देखकर अधिकारी भी हैरान रह गए। आरोप है कि परिवहन विभाग में चपरासी के पद पर तैनात नरसिम्हा रेड्डी की तनख्वाह केवल 54,000 रुपए है, लेकिन एसीबी के छापे में उसके पास आय से कहीं अधिक संपत्ति पाई गई। इतना ही नहीं, नरसिम्हा रेड्डी के पास न सिर्फ सोने चांदी के गहने मिले बल्कि उसके पास कई प्लॉट और मकानों के कागजात भी मिलने का दावा किया गया, जिसकी पड़ताल में एसीबी की टीम ने नरसिम्हा रेड्डी के घर समेत 6 जगहों पर छापेमारी की। आरोप है कि नरसिम्हा रेड्डी पिछले 34 साल से परिवहन विभाग में चपरासी के पद पर तैनात हैं और इस बीच उसे कई बार प्रमोशन भी मिला, लेकिन उसने चपरासी के पद पर बने रहने के लिए अपने प्रमोशन से इनकार कर दिया। आशंका जताई जा रही है कि गैर कानूनी तरीके से पैसे कमाने के लिए ही नरसिम्हा रेड्डी ने इनकार किया और इन 34 सालों में उसने करोड़ों की जायदाद जमा की। अधिकारियों ने अपने बयान में नरसिम्हा रेड्डी के पास 18 प्लॉट मिलने की जानकारी दी। इसके साथ ही उसके पास 50 एकड़ से ज्यादा की खेती की जमीन भी मिली। इनमें ज्यादातर प्लॉट और खेती की जमीन नरसिम्हा रेड्डी की पत्नी और सास के नाम होने का दावा किया गया। इतना ही नहीं, छापेमारी में नरसिम्हा रेड्डी के नाम से नेल्लूर के पॉश इलाके में 2 मंजिला पेंट हाउस भी मिला। जबकि 2 दिन तक चली छापेमारी के समय एसीबी की टीम ने उसके बैंक खातों और लॉकर की जानकारी भी बरामद की, जहां अधिकारियों को लाखों रुपए के सोने के गहने और चांदी के बर्तन मिले। बताया जा रहा है कि नरसिम्हा रेड्डी के बैंक खाते में 20 लाख रुपए जमा थे, जबकि अधिकारियों ने उससे 5 किलो से ज्यादा सोने के गहने बरामद किए। इसके साथ ही नरसिम्हा रेड्डी के पास 15 किलो से ज्यादा चांदी का सामान जब्त किया गया। दावा है कि चपरासी के पद पर तैनात नरसिम्हा रेड्डी के 18वें प्लॉट की खरीदारी के समय एसीबी ने शिकंजा कसा। हालांकि पूछताछ में उसने काम के बदले रिश्वत लेने के आरोपों से इनकार कर दिया। फिलहाल ये साफ नहीं है कि एक चपरासी ने 100 करोड़ से ज्यादा संपत्ति कैसे जमा की। सवाल ये कि परिवहन विभाग में मामूली चपरासी के पास इतनी बड़ी संपत्ति कहां से आई। मामले की जांच में कई और जानकारियां बाहर आने की उम्मीद है, लेकिन 34 साल से आय से अधिक संपत्ति जुटाने के दौरान आखिर इस कर्मचारी पर प्रशासन की निगाह क्यों नहीं पड़ी। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में एक शॉपिंग मॉल के पास वन विभाग के कुछ अधिकारी एक जाल बिछाते हुए दिखाई दिए। मॉल के पास कुछ लोगों ने एक तेंदुए को देखने का दावा किया और इसकी जानकारी वन विभाग को दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम वहां पहुंची और मॉल के आसपास तेंदुए की तलाश शुरू कर दी। इस बीच वन विभाग के अधिकारियों ने मॉल के पास एक जाल बिछाया और आसपास के इलाकों की भी तलाशी ली, लेकिन उनको तेंदुआ नहीं मिला। हालांकि रात के अंधेरे की वजह से तलाशी अभियान को रोक दिया गया। सर्चिंग करने का थोड़ा सा मुश्किल हो गया रात होने के कारण में, तो हमारा स्टाफ पूरा रात में यहाँ बैठ के वॉच ओवर सब कुछ पेट्रोलिंग वगैरह किया है। अगले दिन रोशनी में एक बार फिर वन विभाग के अधिकारियों ने जाल बिछाकर तेंदुए को पकड़ने की कोशिश की। लोहे का एक पिंजरा लगाकर भी तेंदुए को पकड़ने की कोशिश की गई, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। माना जा रहा है कि तेंदुआ खुद ही वापस जंगल की ओर लौट गया। सवाल ये कि तेंदुआ आबादी वाले इलाकों तक कैसे पहुंच गया। हालांकि अक्सर इस तरह की खबरें आती रहती है, लेकिन इसके बावजूद वन विभाग और प्रशासन कोई पुख्ता कदम क्यों नहीं उठाता। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में कुछ पुलिस वाले जेल से कुछ लड़कों को बाहर निकालकर गाड़ी में बिठाने लगे। आरोप है कि इन 15 लड़कों ने पुलिस की भर्ती परीक्षा में घोटाला किया।
जिसकी जांच के समय पूछताछ के लिए पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। आरोप है कि इन लड़कों ने पुलिस की भर्ती के लिए होने वाली लिखित परीक्षा पास करने के लिए पैसे दिए थे। दावा है कि इन लड़कों ने पुलिस के सामने पैसे देने की बात भी कबूल की। आरोप है कि पैसा देकर ये छात्र न सिर्फ पुलिस भर्ती परीक्षा में पास हुए, बल्कि वो शारीरिक परीक्षा में भी शामिल हुए। परीक्षा में घोटाले के आरोपों के बाद इन 15 उम्मीदवारों को पुलिस थाने लेकर पहुंची। इसके साथ ही औरंगाबाद में 2018 के लिए चल रही पुलिस भर्ती रद्द कर दी गई। पुलिस ने शुरुआती जांच के बाद उम्मीदवारों से पूछताछ में घोटाले से जुड़े कई और लोगों का नाम सामने आने की उम्मीद जताई। सवाल है कि काबिल उम्मीदवारों का हक छीनने वाले और घोटाले में शामिल लोगों को सजा कब मिलेगी। पुलिस भर्ती परीक्षा में घोटाला बेहद गंभीर मामला है, लेकिन अभी इसकी जांच जारी है, जिसके बाद इस घोटाले में शामिल कई बड़े नामों के पर्दाफाश होने की उम्मीद है। बिहार के मोतिहारी में सवारियों से भरी एक बस बीच सड़क पर धू-धू कर जलती नजर आई। बताया जा रहा है कि बिहार के मुजफ्फरपुर से दिल्ली जा रही इस बस में अचानक आग लग गई और देखते देखते आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया। इस हादसे में 12 लोगों के झुलसकर मारे जाने की खबर है, जबकि कई यात्री जख्मी हैं। बताया जा रहा है कि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त बस में 32 लोग सवार थे। हादसे की खबर मिलते ही प्रशासन राहत और बचाव के काम में लग गया है। बिहार के नवादा में कुछ लोग एक आदमी से थूक चटवाते नजर आए। लोगों का आरोप है कि उस आदमी ने खुले में शौच करने वाली महिला से बदसलूकी की, जिसके बाद सराय टोला के लोगों ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और फिर थूक चाटने का फरमान सुनाया। इस बीच आरोपी को सभी के सामने पेश किया गया और जबरन कुछ लोगों ने उसे जमीन पर पड़े थूक को 2 बार चटवाया। इतना ही नहीं, गांव वालों ने उसके साथ मारपीट भी की और फिर उसे एक खंबे से बांध दिया। वहीं गांव वालों ने बताया कि महिलाओं को परेशान कर रहे इस व्यक्ति को पकड़ने के लिए इससे पहले कई बार कोशिश की गई। सवाल ये कि लोग आरोपियों पर कार्रवाई करने के लिए पुलिस में शिकायत क्यों नहीं करते और खुद क्यों सजा सुनाने लगते हैं। इस मामले में भी ऐसा ही हुआ, इसलिए पुलिस को चाहिए कि कानून को हाथ में लेने वालों पर कार्रवाई करे।